तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रुको, ये कहने से पहले कि नए नए मानवा क्यों ला रहे हो, पुराने वाले को ही स्टार्ट कर दो। तो चलो मैं बताता हूँ कि क्या मसला है। कंटेंट लिमिटेड हो गया है, बहुत कम अच्छी सीरीज बची है और जो नए नए आते हैं तो उसको कोई उठा के एक्सप्लेन कर देता है। तो जब हम डालते हैं तो पहला ऑलरेडी एक्सप्लेन कमेंट हमें देखने को मिलता है, दूसरा वीडियो को कोई देखता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे चैनल्स पर देख लेते हैं, तीसरा जब लिमिटेड कंटेंट की वजह से वीडियो नहीं आती तो RIP हमें देखने को मिलता है। ये बात छोड़ो, मैं सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अब तो रेगुलर हो गया हूँ, अब तो यकीन कर लो। इसलिए बिना और बकवास के और बिना उन लोगों को पॉइंट समझाते हुए जो कि इस बात को समझ ही नहीं सकते, ये चैनल के L भी लग सकते हैं अगर वीडियो नहीं डालो। तो दैट्स व्हाई अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर, वीडियो को 1x पर देखना और हो सके तो ऐड पूरा देख लो। और 50 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम लोग, तो यार जल्दी से करवा दो। चलो अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक गार के अंदर से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि आराम से अपना काम कर रहा था, लेकिन एक लड़की उसे परेशान कर रही थी, जिस पर वो आदमी उसे कहता है, जैसे कि मैंने कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। लेकिन वो लड़की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि जो वो लड़का चीज बना रहा था तो वो उसको बस चाटती ही जा रही थी और खाते खाते वो कह रही थी, ये कैंडी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। गुस्से में आकर वो लड़का उसके हाथ को दूर करता है, मगर जरूरत से कुछ ज्यादा वो प्रेशर लगाता है, तो इससे वो लड़की वो दूर जाके गिरती है। और मालूम हुआ कि वहाँ पर सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि इस तरह के कई और लोग भी शामिल हैं। और वही बंदा जो कि उस कैंडी को बना रहा था, तो ये हमारे स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम वैंग है और वो जायपुर टेम्पल का एक सर्वेंट है। हमारा MC उस लड़की को समझाता हुआ, मूर्ख लड़की, ये कोई कैंडी नहीं बल्कि एक मेडिकल पेस्ट है। मगर अजीब बात ये थी कि वो लड़की एकदम पागल थी, बस हंसती ही जा रही थी, जिसे देख MC बोला, इस पर वक्त बर्बाद करना कोई बेवकूफ ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आज तक एक दूसरे को समझ ही नहीं पाया। ये नर्क जैसी जगह जहाँ पर कई तरह के लोग हैं, कोई पागल है तो कोई मूर्ख है, कोई लंगड़ा है तो कोई कमीना है और आखिर में कोई तो मॉन्स्टर भी है। ये जगह एक म्यूजियम की तरह है जहाँ पर कई तरह के लोग मौजूद है, बिल्कुल पेंटिंग्स की तरह। मगर एक बात हमारे MC को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो यहाँ पर इन लोगों के साथ क्यों रखा गया है। इसी बीच MC को पीछे से आवाज आई, वो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक बंदा किसी को परेशान कर रहा था और वो बार बार यही बोलते जा रहा था कि मुझे अपने साथ खेलने दो, जस्ट थोड़ी देर के लिए, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगी। तो वो एक व्हाइट बालों वाली लड़की थी जिस पर एक ठरकी बुड्ढे ने अटैक कर दिया था। और खेलने से तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझा तो वो जाकर पोगो देखे। बाकी लोग भी मदद करने के बजाय उसको देखकर हंसी रहे थे, जैसे कि ये कोई मनोरंजन हो रहा हो। और वो लड़की बेबस होकर आखिरकार रोने लगी। MC जो कि ये सब कुछ देख रहा था, तो उसके मन ही मन में एक ही बात दौड़ रही थी, ये सब कुछ फेक है, ये जस्ट एक इल्यूजन है, सबका सब इल्यूजन ही है। मगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और देमार जो कि उस चीज से मेडिसिन बना रहा था, सीधा वो उस ठरकी बुड्ढे के सिर पर जाके लगता है और उसको मारते वक्त MC ये बोला, ये सब कुछ फैब्रिकेशन है, मतलब कि उसकी सोच से बनी हुई एक दुनिया। मगर वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। लड़की को प्रोटेक्ट करने के बाद और उस बंदे को अपने घुटनों पर लाने के बाद वो बंदा बड़ी ही जोर की चीख मारा और वो हमारे MC वैंग को धमकी देता है, मूर्ख बच्चे, क्या तुमको पता नहीं कि मास्टर किस मिजाज के पर्सन है? क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके मास्टर के हाथों से बच सकते हो? आज तो तू गया बेटा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार ही डालेगा। जिस पर रिस्पॉन्स में MC बोला, आखिर तुम और तुम्हारा मास्टर खुद को समझते क्या है? वो भी तुम्हारी तरह ही ठरकी होगा या फिर तुमसे भी बदतर। अब ये वाली बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो वैंग को यही बात दोहराए जा रहे थे, तुम आखिर ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? ये तो छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है? तो तभी पीछे से एक बंदा आया जो कि ये कहकर, चलो अब मुझे लगता है तुम लोगों की आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई होगी और अब मास्टर दो लोगों को देखना चाहते हैं। इसलिए उस बंदे को वहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें से पहला डिसाइपल ली और दूसरा हमारा MC वैंग होता है, क्योंकि मास्टर के ऑर्डर से अब उनकी ओर ही जाने वाले हैं, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते हैं। डिसाइपल ली वही लड़की है जिसको MC ने दूर धकेल दिया था और जिस बंदे को वैंग ने मारा था, तो वो अब उसका मजाक उड़ाने लगता है। देखा, मैंने जैसे बोला था, अब तुम्हारे साथ वैसे ही होने वाला है। आज तो तू गया बेटा, आज तेरा आखिरी दिन है। अगर अपना मुंह बंद रखे रखता तो आज ये नौबत ना आती। मगर वैंग कुछ ना बोलते हुए सिर्फ गुस्से की नजरों से उसे घूरता है कि तभी पीछे से वही लड़की वैंग के कपड़ों को पकड़कर उसकी अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करती है और बाद में वो बोली, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मगर वैंग को किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कितनी
इतनी सुंदर लड़की भी उसे रोकने के लिए क्यों ही ना तरस रही हो, मगर वो उसका हाथ छुड़ाते हुए उस बंदे को फॉलो करना शुरू कर देता है। और अगर डिसाइपल ली की बात की जाए तो वो तो हंसते खेलते और झूमते, उसके मुंह पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे कि वहाँ पर कैंडी मिल सकती है। तो तीनों उस लड़की के नजरों से दूर भी चले जाते हैं, लेकिन वही व्हाइट बालों वाली लड़की कुछ कर भी नहीं पाती और तीनों उसके आंखों के नजरों से दूर चले भी जाते हैं। काम करने की जगह से बाहर निकलने के बाद MC अपने मन ही मन सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि आखिर ये मुझको क्या हो गया है, मैं इन चीजों के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें फेक हैं, मगर इतना गुस्सा ये तो मेरी पर्सनैलिटी में भी नहीं था। मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये गुस्सा उस टाइम के लिए जायज नहीं था, लेकिन खुद पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा और आगे से वो ध्यान रखने का ठान लेता है कि यहाँ पर रहते रहते वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज होता हुआ नहीं देख सकता और वो इस बात को स्लाइड करता हुआ, वो भी जस्ट ये बोलकर शायद मैं जज्बाती हो गया और बस मैंने खाना नहीं खाया था, इस वजह से मैं खुद पर काबू खो दिया। चलो अब सबसे पहले खुद को काम डाउन करते हैं। वो खुद को शांत कर रहा था कि ली जिसके हाथ में पत्थर था तो वो बार बार उसको मारते ही जा रहा था, वो भी उसके कंधे पर। भला आखिरकार गुस्सा होकर वो पूछने लगा, आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो डिसाइपल ली एक क्रीपी सी स्माइल देती हुई, क्या तुम कैंडी खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तो उसके लिए वो उस कैंडी को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि बाद में वो उसे और परेशान ना करे। और ली हंसती हुई कि मास्टर तो काफी अच्छे हैं ना, क्योंकि मास्टर हमें कैंडी देते हैं। चलते चलते वो मास्टर की जगह पर बहुत करीब आ चुके थे और वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि खून हर जगह पर पेंट किया गया है, बस लाल ही लाल सब कुछ दिखाई दे रहा था। और जब पैनल के जरिए से हम और वैंग देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मटका था जिसके नीचे इतनी तेज आग लगी थी जो कि नर्क के शोलों की तरह थी। और डिसाइपल ली और वैंग उसके अगली ओर ही जा रहे थे। उसके अगली ओर वहाँ पर आखिरकार उस मास्टर को भी देख लेते हैं जो कि बैठकर कुछ बना रहा था, वो भी एक बहुत बड़े टूल के जरिए से। बाकी लोग जो कि छोटे मटकों में उस अजीब से दिखने वाली चीज को बना रहे थे, तो मास्टर के पास सबसे बड़ा था। पहुंचते ही डिसाइपल ली मास्टर को ग्रीटिंग्स पेश करती है और अपने डिसाइपल्स को अपने पास आता हुआ देख मास्टर बोले, मेरे प्यारे डिसाइपल्स, आखिरकार तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। मगर वो कंटिन्यूसली उसी चीज को ही बना रहा था और जब उसने अपना मुंह मोड़ा तो वो किसी राक्षस से कम नहीं दिखता था, बहुत ही अजीब किस्म का इंसान, जो कि बाद में अपने डिसाइपल्स को ये कहकर, तुम लोगों ने मुझे बहुत वेट करवाया है, बहुत ज्यादा वेट, क्या तुम्हें पता है मास्टर कब से वेट कर रहे थे। तो वो एकदम से छलांग लगा देता है और बिल्कुल उनके ऊपर ही था और पलक झपकाते ही वो डिसाइपल ली के पीछे आ जाता है और लैंड करता है, जो कि देख MC के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो खौफनाक मास्टर डिसाइपल ली को पीछे से एक धक्का देता है, जैसे डिसाइपल ली उछलती हुई उसे मटके में जाकर गिरती है। और मास्टर ये देखकर बहुत पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। एक तो उनका चेहरा इतना डरावना है और ये हंसी ये बहुत ज्यादा क्रीपी है। और जब मास्टर उछलते ही अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो वो चैंटिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो दरअसल डिसाइपल ली को एक सैक्रिफाइस बनाना चाहते थे। और एक डार्क बात बताऊं, ये जो पेस्ट ये सारे लोग मिलकर बना रहे थे तो ये इंसानों से ही बनाए जाते हैं। मगर जहाँ तक डिसाइपल ली की बात है, वो मटके में बैठकर एंजॉय कर रही थी और वो कह रही थी ये तो वही कैंडी सिरप है। और उस बेचारी को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो तो जस्ट अपने मास्टर को जेनरस बोलती है कि वो इतनी कैंडी सिरप उसके जैसे डिसाइपल को दे रही है। और जैसे ही मास्टर ने कूटना शुरू कर दिया तो डिसाइपल ली की आंखें, हाथ, हड्डियां, पसलियां, उसके ऑर्गन सब पुर्जे हो गए। मगर मास्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उनकी चैंटिंग्स और भी तेज हो गई, वो भी जोरों शोर से। और इस सारे मंजर को हमारा MC बस पीछे से विटनेस कर रहा था और ऑब्जर्व भी, लेकिन ऑब्जर्व करते करते इसकी मानो फट रही थी, क्योंकि उस पेस्ट का अब तक उसे पता नहीं था कि वो ये लोग क्या बना रहे हैं। बस सिंपली वो तो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे थे। और कुछ और लोग जो कि डिसाइपल ली को, जिनको मास्टर ने मसल दिया था, तो वो उसके पेस्ट को उस बड़े से मटके में डालते हैं। ये मंजर देखते ही दोबारा से हम वैंग में एक बदलाव पाते हैं। वो इस सारी चीजों को फेक करके बुला रहा था। अब इससे उसका क्या मतलब है तो ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। वो जिस महक को सूंघ पा रहा था तो वो उसको भी फेक बोलता है, और मास्टर जो कि उस महक को सूंघ रहे थे तो इससे उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और MC जो कि बार बार फेक ही बोलता जा रहा था कि ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही
फेक है। तो मास्टर डिसाइपल की बात को सुन लेते हैं, मगर गलत तरीके से। MC फेक बोला रहा था, लेकिन मास्टर को ये सुनाई देता है कि उसका अपना डिसाइपल ही उसे पादने वाला मास्टर बुला रहा था। इतने सीरियस में ये डायलॉग अगर ये खुद तुम लोग पढ़ते ना तो तुम लोगों को काफी मजा आता। गुस्से में आया हुआ वही मास्टर जब मुड़ के देखता है, वो भी इस बात को कंफर्म करवाने के लिए कि जो उसका डिसाइपल बोल रहा है तो क्या वो मन से कह रहा है। तो MC जोर से ये बोलकर कि ये आवाज भी फेक है, तो उसका फोकस मास्टर की बातों पर नहीं था। जो कि देख अब मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसकी मजाल कि एक डिसाइपल मास्टर उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो फेक करता जा रहा है। तो वो तो अब मरेगा बिल्कुल पहले वाले डिसाइपल की तरह। मगर वैंग के मुंह पर फेक जारी रहता है, वो रुकता नहीं और पता नहीं कुछ सेकंड्स में वो कितनी बार बोल देता है। और जो ही मास्टर उसे टच करने वाले थे तो मास्टर उसी स्प्लिट सेकंड में रुक जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रही थी कि वैंग आखिर कहाँ चला गया। मानो वैंग उनकी आंखों के सामने गायब हो रहा था। वो भी बार बार फेक कहते हुए और अपनी आंख को बंद रखे हुए उसने काफी जोर दिया था, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक कम्प्लीटली चेंज जगह पर पाता है। वो एक मॉडर्न जमाना था, लेकिन वो हॉस्पिटल में काफी बुरी स्टेट में था और उसे बांधा भी गया था जैसे कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। मगर इसे भी देख जो फेक वो बुला रहा था, तो अब उसका फेक कहना बंद हो जाता है। बस मशीन की बीपिंग ही उसे सुनाई दे रही थी, जो कि उसके हार्ट बीट को काउंट कर रही थी सेकंड बाय सेकंड। तो अब मानो या ना मानो, लेकिन हमारी ये पूरी स्टोरी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। हमें इतना तो पता चल चुका है कि वो एक हॉस्पिटल में है और कोई उसे ली करके बुला रहा था कि ली बेटा अब तुम्हारे इल्यूजन्स कैसे हैं, तुमने इस बारी क्या देखा, उसमें क्या तुम्हें अलग अलग नजर आया और क्या तुमने एक्सपीरियंस किया। जिसके रिस्पॉन्स में ली सिर्फ ये कहता है कि वो अभी भी एक जैसे हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं बदला, जो था वही है। मैं बार बार एक ही चीज अपने इल्यूजन्स में करता जा रहा हूँ, जिसकी मुझे खग भी समझ में नहीं आती और ऐसा लगता है मानो कि सब कुछ एकदम रियल हो और मैं एक नेक्स्ट लाइफ वो भी दूसरी दुनिया में जी रहा हूँ, वो भी टाइम बैरियर को तोड़ते हुए। मजीद वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर पूछे कि क्या और कुछ बताना है, तो वो उसे डिसाइपल वैंग के बारे में बताता है कि डॉक्टर कि क्या मैंने आपको कभी डिसाइपल वैंग के बारे में बताया है। तो ली मजीद और आगे बोलने लगा, अच्छा इस दुनिया में इसका नाम ली है और उसमें वैंग, तो कंफ्यूज मत होना ओके। ली अपने डॉक्टर को बता रहा था कि अब जिस बूढ़े खूसट मास्टर के बारे में पहले उसने बताया है, तो उसने तो इस बार हद ही कर दी, एक पर्सन को उसके सामने ही मार डाला, वो भी मटके में डालकर उसका पेस्ट बना के, और बाद में एक बड़े से मटके में डालकर उसकी एक रिफाइंड बिल भी बना ली। ली की बातों को सुनकर और उसकी कहानी को सुनकर वो जस्ट नोट ही करता जा रहा था, जिस पर MC अब अपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर कि क्या आप मुझे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आखिर मेरे इस डिफरेंट इल्यूजन का मतलब क्या है, क्या इस इल्यूजन का ये मतलब है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, क्या इसका कोई मकसद है, वो भी जस्ट मेरे लिए। तो अगर प्लीज आपको कुछ पता हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए। जिस पर उठता हुआ डॉक्टर बोला कि नहीं, तुम्हें इस तरह के फजूल इल्यूजन्स के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट तुम्हें एक चीज के बारे में कंसर्न रहना होगा, वो भी इन इल्यूजन्स की लेंथ की, जो कि दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। ये तुम्हारी मेंटेलिटी को खराब कर सकते हैं, तो जरा संभल कर। तुम नहीं चाहते कि तुम पागल हो जाओ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो पागल हो जाए। और अब डॉक्टर ये कहकर कि अब जबकि HPPS, क्योंकि पता नहीं बायोलॉजी दुनिया में क्या वर्ड है, मगर डॉक्टर ये कहकर कि अब जबकि उससे तुम फ्री हो गए हो, तो मेरी सिर्फ एक बात याद रखना और इसे भूलना मत ओके। वो सब कुछ रियल नहीं है, इसमें दोबारा मत फंसना और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना, वरना तुम रियलिटी और इल्यूजन्स के बीच में अंतर खो दोगे। अच्छा अब इतना सारा मंजर देखने के बाद इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे MC का इस दुनिया में ली नाम है और उस दुनिया में वैंग। वो इल्यूजन्स को देखता है जिसमें वो मुरीम वर्ल्ड में चला जाता है। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जस्ट इतना ही बताऊंगा, आगे खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। मगर कहानी का ट्विस्ट बहुत तगड़ा है। डॉक्टर जैसे ही गेट तक पहुंच गया तो उनको एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो वैंग को गाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इल्यूजन्स जितनी बार भी देखो और जितनी बार भी तुम इल्यूजन्स में कुछ ना कुछ करो, तो जो वहाँ का प्लॉट है तो उसी के हिसाब से चलना, खुद से कुछ मत करना। अच्छा इस बात को हमेशा याद रखना, फ्लो में बस जैसे स्टोरी चल रही है तो उसको फॉलो करना है, और अगर इसी तरह ही तुम करते रहे तो तुम इस हॉस्पिटल से बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाओगे, वो भी एज सून एज पॉसिबल। ये कहकर वहाँ से डॉक्टर चला तो गया, लेकिन एक सुंदर सी लड़की आ जाती है, जो कि आते ही एक खुशखबरी को सुनती है, वो भी ली के डिस्चार्ज होने की। और वो बोली, सुना क्या तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा। और जब हमारा ली उस लड़की की आवाज की ओर देखता है, तो अब हम उस लड़की को पूरा A to Z देखते हैं कि वो कैसी दिखती है। मगर वो लड़की ली को ये बताती है कि डॉक्टर जैसा कह रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही करना होगा, ओबीडियंट रहना ओके, खुद से कुछ मत करना। तो ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम यांग नीना है। नीना को देखकर मानो
ली के होश उड़ जाते हैं और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ही पूरी तरह से चेंज हो गया। और इसमें वो उसको ये कहना भूल गया कि वो बैठ भी सकती है, तो उसके परमिशन के बगैर ही वो उस सीट पर बैठ गई। और जब वो अपने बालों को सेट कर रही थी तो वो सामने देखती है और सामने देखते ही उसके मुंह से सिर्फ 2 वर्ड ही निकले, बहुत भद्दा। क्या तुम्हें दिख रहा है कि तुम कितने भद्दे तरीके से स्माइल कर रहे हो? बाप रे, ठरकी बुड्ढे से कम नहीं लग रहे। तो ली नीना को देखकर बहुत मुस्कुरा रहा था और मानो वो एकदम पूकी बन जाता है और अपनी सारी बीमारियों के बारे में वो भूल गया। मगर नीना उसे हंसते से रोकते हुई, ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो वो अपने बैग से कुछ किताबें निकालती है। टाटा, ये हमारा होमवर्क है जो कि टीचर ने असाइन किया है। मैंने नोट्स छोड़ रखे हैं तो तुम्हें इसे खुद करना होगा। तो एमसी पूरी तरह से बोर होकर नीना से बोला, हम चाइल्डहुड से दोस्त हैं, तुमसे तो मैं बेटर ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मरीज को सुकून देना होता है, ना कि परेशानी और टेंशन, वो भी होमवर्क दिखा कर यार। तो ठा करके वो किताबें वो उसकी सिर पर मारती हैं और वो बोली कि ऑफ कोर्स नॉट, बाकी लोग अलग हैं और मैं अलग, तो चुपचाप करके बैठो। और एमसी जस्ट आउच ही बोलता है। और सिर्फ ये नहीं, वो जस्ट किताबें नहीं लाई थी, बल्कि एक ऐसी चीज भी लाती है जिससे हर एक लड़के को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। रिलेट करते हो तो कमेंट में जरूर एक रीड लिख देना। वो एक निंटेंडो स्विच था जिस पर लोग गेम खेल सकते हैं। जैसे ही निंटेंडो स्विच पर उसकी नजर पड़ी तो वो उससे छीनने लगता है, लेकिन नीना उससे दूर करके, सबसे पहले मुझे बिग सिस्टर बुलाओ, अब मैं तुम्हें ये निंटेंडो स्विच दे दूंगी। तो वो उसे काफी हॉट आवाज में बोलता है, समझ गया बिग सिस्टर, अब जल्दी से दो। जिससे नीना एकदम शॉक हो गई और उससे निंटेंडो स्विच छीन कर, अब हुई ना बात, इसे कहते हैं असली गिफ्ट। क्योंकि शायद से तुम्हें ये पता नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल में रहना बाप रे इतना बोरिंग है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत अच्छा किया कि इस निंटेंडो स्विच को मेरे पास ले आए। इसमें अब मेरे हॉस्पिटल के दिन काफी आराम से गुजरेंगे। इवन अगर मुझे लोग क्रेजी कहते हैं और मैं उसी वजह से सफोकेट यानी कि घुटन में महसूस कर रहा हूँ, तो ये उसको भगाने में मेरी मदद कर देगी। हो सकता है निंटेंडो स्विच से इल्यूजन आना भी बंद हो जाए। मगर नीना ये कहकर कि इसके अलावा काम भी करना है, ओके, होमवर्क भी भूलना मत, तुमने मुझसे वादा किया था। तो एमसी को याद आ जाता है और वो निंटेंडो स्विच को साइड करके कि उसे एक और बात भी याद आई है, तो वो नीना के करीब जाकर उसके साथ अपना माथा जैसे ही टच करता है, वो बोला, मुझे याद आया कि हमने वादा किया था कि हम सेम कॉलेज में जाएंगे। तो वो उसको गले लगाकर ये बोला कि मैं जल्दी रिकवर करूंगा, मेरे लिए प्रे करना, हम साथ में कॉलेज जाएंगे, जस्ट वेट करना नीना, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कम वक्त ये इल्यूजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिसके रिस्पॉन्स पे नीना ये बोली, फिक्र मत करो बुद्धू, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी ठीक होना, ओके। अब बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। हमारा एमसी सांजी बनते हुए वन पीस सांजी की बात कर रहा हूँ, ओके ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो वो उससे बोला, नीना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं आपको हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ देता हूँ। जिस पर नीना सिंपली ओके बोलते हुए कि हाँ ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो जैसे ही अपना एमसी स्लीपर्स को पहनता है, चप्पल, ओके ना। कुछ लोग इसको भी सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, खैर तुम लोग भी मेरे भाई हो, इंग्लिश हमें आती नहीं और बड़े आए इंग्लिश मीडियम बनने। तो उसका सर चकराने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुरीम वर्ल्ड उसे बुला रही हो। उसके आसपास वही रेड कलर का एटमॉस्फेयर बन गया था और अब उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे आवाज निकालने पर भी मजबूर करता है, जो कि बीमारी के वक्त लोग बेबस होकर निकालते हैं, वो भी दर्द के मारे। और उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे एक फेमिलियर चीज उसके पड़ी हुई है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जैसे ही अपने बेड की ओर देखा तो वहाँ पर मुरीम वर्ल्ड का वही मेडिसिन पेस्टल पड़ा हुआ था, जिसमें वो लोग रिफाइन पिल बना रहे थे। ये देखकर तो एमसी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये इल्यूजन्स वो ये क्यों देख रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यही सोचते सोचते वो अपने सिर पकड़ लेता है, जिस पर नूना देखती हुई कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो रही है, वो भी इस डायलॉग्स में। यहाँ पर दोबारा नीना उसे वैंग बुला रही है, तो बस इसको वैंग ही बुलाते हैं, ओके ना। तो क्या वो ठीक है वैंग? यही नीना बोल रही थी कि एमसी अपने मन ही मन बोला, ये आखिर कैसे मुमकिन है, मैं डॉक्टर के हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, वो भी बहुत सारे दिनों से, तो आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये तो नहीं होना चाहिए डॉक्टर के हिसाब से। मगर अब नीना बहुत ज्यादा डर रही थी और इसी को ही एक मजाक की तरह वो नीना को बोला, हाँ डराया कि नहीं, जरूर पता ना मेरा प्रैंक कैसा लगा, एकदम तगड़ा था ना, डर गई ना। तो नीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोली, इसी तरह ही मजाक करना है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। और वो गुस्से में अपना मुंह मोड़ लेती है और वो बोली कि इस तरह की बच्चों की हरकत करना बंद करो, ओके ना, बड़े आए मुझे डराने वाले, हट।
मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो गुस्से में हमारे एमसी को वहाँ पर छोड़कर जाने लगती है। एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोकने का उसके पास कोई वजह नहीं थी। मगर जब वो पीछे देखा दोबारा उसी जगह पर जहाँ पर उसे मेडिसिन पेस्टल देखने को मिला था, वो भी मुरीम वर्ल्ड का, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और अब वो ऐसा समझने लगता है कि ये एक गलत फहमी है, शायद वो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है उस वजह से। तो वो नीना के पीछे भागने लगता है कि नीना मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ यार। तो दोबारा से हम उस टेबल पर कुछ खड़पड़ी देखते हैं, जैसे कि दो बैरियर आपस में क्लैश कर रहे हो और टाइमलाइन को चेंज करने की पूरी कोशिश हो रही है। दो डायमेंशन को एक साथ जोड़ने का क्रैक, बिल्कुल वैसा ही सीन। हॉस्पिटल के वो बाहर भी आ जाते हैं लेकिन नीना का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ होता और एमसी उसे यही बोलता ही जा रहा था, ये क्या है यार नीना, अब तक तुम गुस्सा हो, कम हो ना, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती? साफ साफ बोलो ना कि अगर गुस्सा ही करना है। तुम्हारे साथ मजाक करके मुझे अच्छा लग रहा था, प्लीज मान लो मेरी बात। तो अगेन वही खड़बड़ी। अब बाहर के जितने भी हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स थे तो वो हंसने लगते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस मुनीम वाली दुनिया की गुफा में है जहाँ पर सारे लोग उसे दोबारा देख रहे हैं और हंस रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर पेशेंट हैं तो वो वहाँ के वही लोग और मॉन्स्टर्स रिजेंबल कर रहे थे। मगर एमसी का सारा फोकस नीना पर था और वो अब तक बोलते ही जा रहा था, प्लीज यार मान भी जाओ। तो जब वो उसके बहुत करीब आया, वो भी ये चेक करने के लिए कि ये सच में गुस्सा भी है क्या नहीं, तो नीना मुड़ती हुई उसके चीक पर उंगली रखती है और वो भी ये कहकर बस बस अब इतना करीब आने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन दोबारा इस तरह का मजाक मत करना। और हाँ एक बात और, मैं नेक्स्ट वीक तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, अपना ध्यान रखना जैसे कि डॉक्टर ने बताया है, ओके। अगर मैं आई और मुझे डॉक्टर से पता चला कि कुछ भी तुम ठीक तरीके से नहीं खा रहे थे और खड़बड़ी कर रहे थे तो कान के नीचे एक रपटा लगेगा। जो कि सुन मुस्कुराते हुए एमसी ओके में जवाब देता है कि ठीक है समझ गया। तो दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं, जिसमें एमसी एकदम कैदी की तरह लग रहा था जो कि हॉस्पिटल के बैरियर के इस पर और नीना उसके उस पर। दोनों वेव करते हुए आखिरी बार एक दूसरे को बाय बोलकर अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। कुछ मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि एमसी हॉस्पिटल में घूम रहा था और अब जबकि कोई नहीं है तो उसे दोबारा वो मंजर याद आने लगता है जो कि उसने नीना के वक्त देखा था, जिसमें उसने श्योरली उसी मेडिसिन पेस्टल को देखा था जो कि मुरीम वर्ल्ड का था। लेकिन आखिर ये सब कुछ वो इतना क्यों देख रहा है? उसे तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। वो नेगेटिव सोचने से खुद को रोकता है लेकिन फिर भी यही सोच कि शायद उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो यही बोध उसके सर पर मंडरा रहा था। और अगर उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी है तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम तक तो वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो नीना और उसके बीच में जो वादा था तो वो टूट जाएगा, मतलब कि एमसी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। वो भी सेम एक यूनिवर्सिटी में नीना के साथ जाना और सेम कॉलेज में दाखिला भी लेना। मगर दोबारा पॉजिटिव सोचते हुए खुद को तसल्ली देते हुए एमसी ये बोला, मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर वन ऑफ द बेस्ट है, वो जरूर मेरे केस को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। मगर फिर भी ये बातें और ये इल्यूजन्स उसे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे और तंग होते हुए वो अपने दोनों हाथ उठाता हुआ ये कितना ज्यादा एनोइंग है। तो उसे अपनी पॉकेट में कुछ फील होता है जैसे वहाँ पर कुछ था, उसके पॉकेट में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आखिर वो क्या हो सकता है। तो जैसे ही उसने अपने पॉकेट से वही चीज निकाली तो बाप रे, ये वही मुरीम वर्ल्ड की कैंडी थी, वो भी ह्यूमन कैंडी जो कि डिसाइपल ली ने मास्टर से मिलते वक्त उसे दे दी थी और एमसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये देख एमसी के तोते उड़ गए और वो बोला, माँ की आंख, ये कैंडी सिर्फ ये तो उस सीनियर ने उसे दी थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हेलुसिनेशन से जो भी चीज मैं अपने साथ लेकर आता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ तो वो रियल वर्ल्ड में मेरे साथ ही होगी, हेलुसिनेशन रियलिटी में बदल जाएगी। तो वो उस ह्यूमन सिरप को छकने भी लगता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा स्वीट थी, मगर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोला कि अब पूछे डॉक्टर को ये बात जल्द से जल्द बता देनी चाहिए कि वो हेलुसिनेशन वाली चीजों को रियलिटी में भी ला सकता है। लेकिन एक मिनट वो खुद को रोक कर कि अगर ये सब कुछ सच है तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वो उस मुरीम वर्ल्ड यानी कि अपने हेलुसिनेशन की दुनिया से रियलिटी में ला सकता है। बहुत चीजें। एमसी इसको अपनी अपॉर्चुनिटी समझने लगता है और बाप रे, जो ये पैनल है ना, ये किसी विलन से कम नहीं लग रहा, एक एंटी हीरो। जिसके बाद सीन दोबारा उसके इल्यूजन्स पर जाता है। इल्यूजन में वो अपने मुरीम वर्ल्ड में दोबारा आ गया और अपने काम करने वाली जगह पर अब वो सारे लोगों से पूछने लगा, ओए दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या तुम लोगों के पास किसी टाइप की मनी होगी, पैसा
पैसे की बात कर रहा हूँ। क्या तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि आखिर पैसा क्या होता है? चलो ये नहीं, गोल्ड, सिल्वर, जेड, क्या ये भी तुम लोगों के पास नहीं है क्या? क्या यहाँ पर खर्च करने के लिए कोई भी चीज नहीं है क्या? मुझे थोड़ी देर के लिए इस चीज को बोरो करने दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे जस्ट कुछ चेक करना है। मगर जितने भी लोग थे तो वो तो एकदम पागल थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वैंग क्या बोलते जा रहा है, ये क्या बक रहा है। आखिरकार थक हार कर एमसी अपने मन ही मन बोला, रहने दो, इन मूर्खों के पास क्या ही होगा, इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है तो पैसा क्या होगा। वैसे भी ड्रग एडिक्ट्स के पास पैसा कहाँ से होगा, ये तो सारा उड़ाते ही रहते हैं। कि तभी पीछे से वही लड़की ब्रदर वैंग पुकारती है कि ब्रदर वैंग, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़े सेकंड के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आप मांग रहे हैं तो शायद उससे भी मैं आपको एक बढ़ के चीज दूं। और वो काफी क्यूटली वैंग के बाजू को भी खींच रही थी। और अब वो जब थोड़ा सा दूर चले गए, अब एमसी बोला कि हाँ अब बोलो तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो और कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेरी बताई हुई चीजों से बढ़कर हो सकती है, वो भी तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। तो वो अपने पैर से काड़ा बाहर निकालती है, जिसको वो ये कहकर कि ये शायद आपकी उस बताई हुई चीजों से ज्यादा कीमती होगा ना, और अगर नहीं है तो आपको जो चीज चाहिए तो वो शायद मेरे पास है और यही है। उम्मीद है मैं आपकी हेल्प कर पाई होगी। उस काड़े को तो एमसी ले लेता है, मगर वो बहुत ज्यादा थिन था, यानी कि पतला था, मगर वो काफी ज्यादा भारी भी है। मगर फिर भी ये सोना ही है, चाहे वो जिस एंगल से भी देखे। और जब वो व्हाइट बालों वाली लड़की बोली क्या ये ठीक है भी या नहीं, तो सिंपली एमसी उसे अपने जेब में डालता हुआ कि ये बहुत अच्छा है, यकीन करो या ना करो लेकिन बहुत अच्छा, इससे बहुत काम हो जाएगा मेरा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहा हूँ और बाद में जब मैं इससे अपना काम ले लूंगा तो मैं तुमको ये लौटा भी दूंगा, मेरा वादा है, ओके ना। और इसके बदले वो उस लड़के को एक कैंडी कैन दे देता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और ये खाया भी जा सकता है। जिस पर वो व्हाइट बालों वाली लड़की एमसी को थैंक यू बोलती है कि ब्रदर वैंग आपका बहुत 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 शुक्रिया। बाकी के लोग भी उन दोनों की ओर देख रहे थे, मगर उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी और वो कहने लगे, मुझे लगा था कि कुछ बढ़िया होने वाला है, तौबा तौबा, पूरा मूड ही खराब कर दिया। और बाकी लोग भी कहते हैं हाँ इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये किस मजे की बात कर रहे हैं। अगेन जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो जाके पोगो देख लो। मगर तभी पीछे से एक ऐसी आवाज सुन जो कि उनकी आंखों को बाहर निकालने पर मजबूर कर देती है। तो वो वहाँ का एक सीनियर डिसाइपल था जो कि बोला, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है? यहाँ पर टाइम ही वेस्ट करना है तो तुम लोगों को कहीं तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोलो अब काम करना भी है या नहीं? तो सारे जल्दी जल्दी एक दूसरे को चा जल्दी से जा, वरना पकड़े जाएंगे। तो वो इसको एक इनर डिसाइपल बुलाते हैं। जैसे वो बहुत ज्यादा डर के भाग रहे थे और इनर डिसाइपल ब्रदर वैंग की ओर देखकर कि ओ जूनियर ब्रदर वैंग, तो उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। और इनर डिसाइपल को वो भी इस वजह से कि वो अपने मास्टर के पिल के इंग्रेडिएंट में नहीं शामिल हुआ, जैसे कि डिसाइपल ली के साथ हुआ था। वो मरा नहीं, तो इसलिए इनर डिसाइपल को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। मगर एमसी इतने सारी बातों को सुनने के बावजूद भी जस्ट गुस्से की नजरों से उसे घूरता ही जा रहा था। और अब हमें एमसी से पता चलता है कि अगर वो शायद गलत ना हो तो इस बंदे का नाम युआन यांग है। मगर युआन हमारे एमसी को ये बोलकर, चलो तुम बिल तो नहीं बने लेकिन तुम बिल बनाने में मदद कर सकते हो तो जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना यहीं पर ही मौत के घाट उतार दूंगा। अगर तुम उनके मेडिसिन में काम नहीं आए तो खैर, अगर मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अगर तुम ठीक तरीके से काम नहीं करते हो तो वो तुम्हारी चमड़ी को ही उधेड़ देंगे। उसकी बातों से ज्यादा उसके जेट जो कि उसके पास था, तो उस पर हमारे एमसी की नजर थी। उस जेट पेंडेंट की ओर देखकर वो समझ तो गया कि ये एक एंटीक है। और अब वो स्माइल करने भी लगा और वो बोलता है, वो जेट पेंडेंट बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और वो बाद में ये कहकर, वो मेरा ही होगा, मेरा, और इसको कोई भी नहीं छीनेगा। तो इसी में ही 3 बज जाते हैं युआन यांग के घर के बाहर। मगर उसके घर से बाहर युआन नहीं बल्कि हमारा एमसी निकलता है, जो कि ये कहकर, डैम, मुझे लगा नहीं था कि ये चीजें इतनी स्मूथली जाएगी। शुक्र है युआन अपने केव में नहीं था, इसलिए जो मैं करने के लिए आया था तो वो एकदम स्मूथली गया। तो वो उस जेट को कम्प्लीटली चुरा चुका था और ये कहकर कि अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं और बेचूं तो क्या ये मेरे पास रियलिटी में आ भी जाएगा या नहीं। चलो देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। हो सकता है इस एंटीक को मैं बाहर ले जाकर बेच भी दूं, वो भी अच्छे और बड़े दाम में। मगर एमसी इतना बुरा भी नहीं होता। अगर वो ये चोरी कर रहा तो वो नीना के लिए है, क्योंकि नीना की ट्यूशन फीस जो है वो भी उसकी कॉलेज ट्यूशन फीस, तो वो उसको भरने में मदद कर सकती है। और वो झूमते गाते हुए जब वापस जा रहा था तो वो जेड पेंडेंट मेरे हाथों लगा है, यही गुनगुनाते हुए जा रहा था कि तभी वो अपने सामने एक ब्राइट लाइट को देखता है। ब्राइट लाइट मतलब कि कोई ऊपर
नजर आ रहा है और ठीक उसके सामने है। तो तभी उसके पीछे युआन आ जाता है जो कि ब्रदर वैंग को ये कहकर, ब्रदर वैंग आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी देर रात को, क्या यहाँ पर आपका कोई जरूरी काम था क्या? तो इससे एमसी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका जवाब वो कैसे दे। अब एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ब्रदर युआन को अपने पीछे देखकर वो ब्रदर युआन से बोला, ब्रदर युआन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर ब्रदर युआन बोला कि ये मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए और जरा ये बताना कि तुमने अभी तक मेडिसिन सर्वेंट्स के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, इसकी कोई खास वजह? लेकिन खैर छोड़ो, लगता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो। वैंग को किस्मत वाला बोलकर उसे खक भी समझ में नहीं आ रही थी, जिस पर युआन बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे चलो, तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूँ। और वो मजे की चीज ये थी कि जितने भी लोग जिसको वैंग ने नीचे आते हुए देखा था तो वो सारे यहाँ से एस्केप करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मास्टर के पल्लुओं के साथ वो नहीं बंधना चाहते। और वैंग को देखने के बाद इसलिए तो वो उसे किस्मत वाला बुला रहा था। और एडिशनली इस सारे जगह पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन उनको युआन और उसके दोस्तों ने पहले से ही मजा चखा दिया है। बात को समझने के बाद हमारा एमसी तेजी से चिल्लाता है, एस्केप मतलब कि तुम लोग यहाँ से भाग निकलने का प्लान बना रहे हो? जिस पर युआन उसे गले से बहुत जोर से पकड़ता है और एमसी के रिएक्शन मानो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो बस मर ही जाएगा। और बाद में युआन गुस्से में ये कहकर, तुम्हें नहीं आना तो तुम यहीं पर ही सड़ो, हम यहाँ पर उस क्रेजी बुड्ढे के साथ तो जरा भी एक मिनट भी नहीं रहना चाहते। और वैसे भी हर एक इंसान के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो अगर तुम्हें यहीं पर ही सड़ कर मरना है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम पर यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कि तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहते और साथ में हम लोगों को भी तुम अपने साथ ले डूबो। अब यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और एमसी अपने मन ही मन ये बोला, वो भी इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद, कि अब की बार का ये प्लॉट ट्विस्ट ये तो बहुत ज्यादा चेंज है, क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए? मगर खैर वो कभी भी दोबारा हॉस्पिटल में जा सकता है, वो भी जस्ट इन हेलुसिनेशन वाले एनपीसीज को छोड़कर, क्योंकि मैं इनके साथ एक बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता जिसके रिजल्ट में ये लोग मर भी सकते हैं। मैं तो गया बेटा, तुम लोगों को जो भी करना है तो करो, मुझे बीच में मत घसीटो। और ये कहकर वो दोबारा अपनी आंखों को बंद कर देता है और अपने हेलुसिनेशन वाले मुरीम वर्ल्ड से वो बाहर आ जाता है, वो भी दोबारा अपने रियल वर्ल्ड में, जो कि हॉस्पिटल में उसको बांधा गया था। मगर यहाँ की सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं है, वहाँ पर वो कैद है लेकिन यहाँ पर भी वो आजाद नहीं है, यहाँ पर भी लोगों ने इसे बांधा हुआ है। वो नर्स को बुलाना चाहता है लेकिन इस आवर में तो नर्स सो गई होगी, और अगर वो शोर करेगा तो बाकी भी इसकी आवाज को सुनकर उठ जाएंगे और वो उन्हें डिस्टर्ब कर देगा। मगर वो जेड पेंडेंट को चेक करना चाहता है, वो भी कंफर्मेशन के लिए कि जो वो चीजें वहाँ से लाता है तो क्या वो रियलिटी में बदल जाएगी। मगर ये चेक करने के लिए उसके हाथ बंधे हुए थे, इस वजह से वो वेट करने का ठान लेता है कि वो थोड़ी देर बाद जब सब लोग उठ जाएंगे तो तब जेड पेंडेंट को वो देख लेगा कि वो क्या रियलिटी में आ चुका है या नहीं। मगर अभी इस तरह यहाँ पर एक जगह पर बंधे हुए में उसे बहुत ज्यादा बोरियत हो रही थी। इससे तो अच्छा वो अपने मुरीम वर्ल्ड के उस प्लॉट ट्विस्ट में चला जाए जहाँ पर कुछ न कुछ तो उसे देखने को तो मिलेगा। और जैसे ही वो ये कहता है तो वो अपनी आंखों को दोबारा बंद कर देता है और अगेन वो अपने मुरीम वर्ल्ड के दुनिया में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वैंग को पता चलता है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे तो वो वहाँ पर नहीं थे, मतलब कि वो वहाँ से भाग निकल चुके हैं। मगर खैर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके बनाए हुए हेलुसिनेशन वो कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज उसे कॉन्फिडेंट बनाती है कि वो यहाँ पर अपनी मनमानी कर सकता है। लोगों की तरह उसे यहाँ से भाग निकलने के लिए कोई प्लान नहीं चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। एक गार्ड के चिल्लाता हुआ आता है और कहता है कि सब लोग जल्दी से उठो वरना तुम लोग मारे जाओगे, क्योंकि मास्टर ने सब लोगों को बाहर बुलाया है, एक को भी नहीं छोड़ना। तो सब लोगों को मैं उठाने के लिए आया हूँ, जल्दी से उठो। हॉल में मास्टर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जो कि देख कुछ लोग बोले, आखिर क्या हुआ, मास्टर हमें क्यों बुलाना चाहते हैं? तो कुछ ये बोले कि चलो चलो जल्दी चलते हैं, अगर हम लेट हो जाए तो मास्टर का गुस्सा तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो तो सीधा मौत के घाट उतारते हैं। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी उठे थे और उन लोगों ने आवाज नहीं सुनी थी। मगर इसी बीच हम देखते हैं हमारा एमसी अब तक सोया नहीं और उसकी आंखें खुली हुई थी। लेकिन जब वो हॉल की ओर गए तो सामने इन सारे सर्वेंट्स के एक बहुत बड़ा टेम्पल था और ये लोग उसके सामने खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद वहाँ से मास्टर निकल आते हैं, जो कि उन लोगों को देखकर बोले, बहुत खूब, तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। बूढ़े खूसट को वहाँ पर देखकर एमसी ये अपने मन ही मन कहता है, आखिर अब ये बूढ़ा खूसट कौन सा प्लान बना रहा है, पता नहीं इसका दिमाग इतना ज्यादा चलता क्यों है, हर बारी इसकी कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर बनी होती है। तो जब मास्टर ने अपनी बात शुरू की तो वो सब लोगों को बताता है कि तकरीबन 3 बजे यहाँ से कुछ लोग भाग निकलने की ट्राई कर रहे थे और तुम्हें पता है उन लोगों के बीच में हमारे ओल्ड मास्टर पर्सनल डिसाइपल्स भी मौजूद थे। और तुम लोगों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम लोग इन लोगों का अंजाम अपने आंखों से देख लो। मास्टर को बहुत ज्यादा इन लोगों ने हर्ट किया है और उसको मास्टर जंजीरों से बांधकर
घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। को घसीटते घसीटते मास्टर हमें इस सेक्ट का नाम भी बताते हैं तो मालूम होता है कि इस पूरे सेक्ट का नाम जैन दोंगवा सेक्ट है और उनके कुछ परंपरा जो कि अच्छे काम करने पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा और बुरे काम करने पर तुम्हें पनिशमेंट। अगर तुम इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम जैन दोंगवा सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और बदकिस्मती से हम युवान को भी वहाँ पर देखते हैं जो कि उन लोगों के साथ बंधा हुआ था और युवान हमारे एमसी को देखकर कुछ कहने को जा रहा था लेकिन उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। इस वजह से एमसी उसे देखकर अपने मन ही मन बोला, पता नहीं रात को क्या बोल रहा था, यहाँ से भाग निकलेंगे, तुम इतनी जल्दी पकड़े गए, पैथेटिक। शुक्र है मैंने तुम लोगों को फॉलो नहीं किया वरना तुम लोगों की तरह मेरा भी अंजाम होता। और अब उन लोगों की पनिशमेंट की बारी आ जाती है। मास्टर उनको पकड़कर उछाल देता है, वो भी सामने की ओर, और कुछ चैंटिंग्स को पढ़कर वो नीचे का बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है जिसमें वो उन सारे लोगों को डाल देता है, वो भी उनको मरने के लिए। और ये देखकर एमसी अपने मन ही मन दोबारा बोलता है, हेलुसिनेशंस बस हेलुसिनेशंस ही होती है और रियल लाइफ कभी भी नहीं हो सकती। ये मास्टर, ये सारे के सारे लोग, ये तुम अपने हेलुसिनेशन से ही बना रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम इन्हें कभी भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अफ्रेड होना तुम पर लागू नहीं होता। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि पीछे बहुत तेज आवाज उसे सुनाई दी। पता चलता है कि मास्टर ने किसी और बंदे को भी मार डाला था, वो भी अपनी टेक्निक की मदद से जो कि बहुत घिनौनी थी। लेकिन ये घिनौनी चीज इसको देखकर एमसी के तोते उड़ गए क्योंकि अब तक वो इसे हेलुसिनेशन बार बार बुला रहा था जिसको उसने बनाया है, मगर उसे ये याद नहीं है कि उसने हेलुसिनेशन में मास्टर को ये टेक्निक दी थी। क्या ये एक ऐसी हेलुसिनेशन है जो कि खुद ब खुद बनाई गई है? लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि बनाने वाला हमारा एमसी वैंग है। और अब उसे शक होने लगा था कि क्या कहीं ये हेलुसिनेशन से बनाई हुई चीजें उसे हर्ट कर सकती हैं। अब तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई थी क्योंकि ये उसे कभी भी फेस करना नहीं पड़ा और न ही कभी उसने अपनी जिंदगी में भी ये एक्सपेक्ट किया था कि जो वो चीजें बनाएगा तो वो उस पर ही भारी हो जाएगी, यहाँ तक कि वो उसे मारने तक भी उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या युवान सोकर जिसको ये हेलुसिनेशन बोल रहा है तो क्या ये सच में हेलुसिनेशन ही है या फिर एक अलग ही दुनिया जहाँ पर वो जिंदा है? मगर एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर वो वहाँ पर मरता है तो क्या वो रियल वर्ल्ड में मारा जाएगा या फिर उसके हेलुसिनेशन ही खत्म हो जाएंगे? और बाद में मास्टर बड़ी ही भारी आवाज में बोले, तो अब बताना कि जिसके भी इविल इंटेंशंस हैं वो भी मेरे और इस सेक्ट के लिए, तो क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम भाग सकते हो? नहीं कर सकते तो तुमने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों के थोड़े भी गलत विचार मुझे दिखे तो याद रखना कि इसी बंदे की तरह मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, छीड़ फाड़ दूंगा या फिर तुम्हें एक कैंडी बना दूंगा। याद रखना मूर्खो, तुम अभी उस लेवल पर नहीं गए हो जिसमें तुम बगावत करने के लायक हो। और मूर्खो, ये भी याद रखना जो कि आज तुमने देखा है, जो तुमने देखा यही अंजाम हो सकता है। तो ये बात तुम लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए। मास्टर की डरावनी और खौफनाक स्पीच को सुनने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर थे तो उनके चेहरों पर डिस्पेयर और डर हम देख सकते हैं। और इन लोगों में से कोई भी नहीं जो कि बगावत का कहीं सोच भी सकता था, वो भी इस वजह से मैं बता सकता हूँ क्योंकि इनके चेहरों से साफ साफ पता चल रहा है। और अब जब मास्टर की यहाँ पर पूरी की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गई है, वो भी सेक्ट के रूल को समझाने की, तो वो सब लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं और बोलते हैं बस यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करो, मास्टर्स की हेल्प करो जो कि इमोर्टैलिटी को अचीव करना चाहते हैं। जब वो इमोर्टैलिटी को अचीव करेंगे तो तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तुम लोग बस थोड़े से मुश्किल वक्त में हो, बस और कुछ नहीं। तुम लोगों को बस बर्दाश्त करना है और कुछ नहीं। और अगर तुम इसी तरह ही करते रहे तो बाकी मास्टर्स के साथ साथ तुम मुझे भी इमोर्टैलिटी के रास्ते पर ले जाओगे जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम करोगे। इसी तरह ही खूब मेहनत करते रहो और इसका इनाम मैं तुम्हें जरूर दूंगा जब तुम मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद करोगे, ओके ना? ये कहते हुए वो हमारे एमसी के बाजू से गुजर भी रहा था कि तभी वो हमारे एमसी की ओर बड़े ही गुस्से के साथ बोला, वो जो घिनौने लोग थे जो कि आधी रात को यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे तो उन्होंने तुमको भी इनवाइट किया था, है ना? मगर मुझे ये बताओ कि तुम उन घिनौने लोगों के साथ गए क्यों नहीं? क्या कोई स्पेशल रीजन है? क्या तुम्हें ये जगह ज्यादा प्यारी है? मुझे बताओ डिसाइपल, तुम आखिर क्यों नहीं गए? तुम्हारे ये मास्टर उस एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, जल्दी बताना। एमसी का मुंह बंद होता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये जस्ट एक इल्यूजन है, लेकिन अब तक उसे कोई रियलिटी चेक मिला नहीं तो उस वजह से, वरना हमें तो पता है वो अपने मन ही मन मास्टर को इल्यूजन बुला रहा था कि देखो तुम चाहे जितने भी खौफनाक डरावने ही क्यों ना हो, लेकिन तुम जस्ट एक मेरे बनाए हुए इल्यूजन ही हो। तुम और तुम्हारी ये बाकी चीजें, ये सब का सब इल्यूजन ही है, याद रखना। तुम जस्ट मेरी सोच
सोच के एक बनाए हुए पुतले हो, जस्ट एक फ्रेगमेंट, वो भी मेरे इमेजिनेशन का। इसलिए मैं तुमसे डरता नहीं, और मैं डरूं क्यों? आखिर मैंने किया क्या है? मैंने ही तुम्हें बनाया है, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। वो कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन मास्टर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बच्चे। ये मास्टर बहुत फख्र कर रहे हैं, और जाते जाते वो वैंग को टैलेंटेड भी बोलते हैं कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और इनाम के तौर पर मास्टर जो थे वो वैंग को ये कहते हैं कि जाने से पहले तुम्हें एक काम भी सौंपना चाहता हूँ। तुम अब एक वर्कर नहीं हो, बल्कि एक बाकी मास्टर में से एक मास्टर जिनका काम सप्लाईज रूम को मैनेज करना होता है। तो तुम उसके अब एक ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो, यही तुम्हारा इनाम है। ऑफिशियल डिसाइपल मैनेजिंग द सप्लाई रूम का सुनकर तो एमसी समझ गया कि उसे एक तरह की प्रमोशन मिली है, जो कि इस काम से तो बहुत ज्यादा बेटर है। बस चीजों को संभालना है और उनकी देखभाल करनी है। मगर ये इनाम उसे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं कि मास्टर ने उसकी इस ब्रेवरी के लिए उसे इनाम दिया, बल्कि लोग कम पड़ रहे हैं क्योंकि मास्टर ने उनको मौत के घाट उतार दिया और अब हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस वजह से जस्ट मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ये काम मिल रहा है। मगर मास्टर को रास्ते में एक और बात भी याद आ जाती है, जो कि वैंग को बोला कि अब मैं ये भी तो नहीं कर सकता कि तुम्हें डायोस्ट मास्टर के हवाले भी कर दो, लेकिन तुम डायोस्ट मास्टर का नाम भी ना लो। तो अब जबकि तुम उनके एक डिसाइपल बन चुके हो, तो उनका जो सर नेम है तो वो भी अब तुम्हारा हुआ। एक डिसाइपल को मास्टर का नाम जरूर अपने नाम के साथ लगाना ही चाहिए। और मास्टर उसका नाम बदल कर बोले, अब बात सुनना मेरे डिसाइपल, तुम डायोस्ट मास्टर के एक डिसाइपल बन चुके हो, वो भी ऑफिशियली। तो तुम्हारा नाम बदल कर मैं वैंग से युआन येंग रखता हूँ। काफी डार्क रियलिटी है अगर तुम लोग थोड़ा सा भी सोचो, क्योंकि युआन येंग अभी अपने हाथों से मास्टर ने उसको मारा है। बस उसका नाम अब जबकि रह गया है तो वो वैंग को दे दिया गया। मतलब कि इतनी आसानी से यहाँ पर इंसानों को मारा जा सकता है, और बिल्कुल इन लोगों के लिए वो खिलौनों की तरह है। मास्टर बोले कि आज के बाद तुम्हारा नाम युआन येंग है, वो भी डायोस्ट मास्टर के एक ऑफिशियली डिसाइपल भी हो। ये सुनकर एमसी अपने मन ही मन बोला, बाप रे, इससे जालिम और खूसट बुड्ढा तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। अभी अभी मेरे सामने इस नाम का एक बंदा मरा है, लेकिन अब जबकि वो नहीं रहा तो उसकी पोजीशन के साथ साथ मुझे उसका नाम भी मिल रहा है। ये जगह और ज्यादा कितनी घिनौनी हो सकती है। और एडिशनली मास्टर उसको एक थैली भी देते हैं कि ये भी लो। उस थैली को देखकर एमसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा, एक थैली, इसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन आखिर वो क्या है? वो इसी चीज को ही क्यूरियस था कि मास्टर उसे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसके अंदर 5 पिल्स हैं, जो कि इमोर्टैलिटी के एलिक्सर हैं, जिनको डायोस मास्टर ने खुद पर्सनली रिफाइन किया है। ये तुम्हें झट से तो इमोर्टैलिटी के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकता, लेकिन अगर तुम एक पिल खाओगे तो तुम्हारी लाइफ लाइन 10 सालों के लिए और भी बढ़ जाएगी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर वैंग कल को मरने वाला है और उसके साथ एक ही दिन है, तो अगर वो इस पिल को खा लेता है तो 10 सालों तक वो और भी जी पाएगा। मगर ये सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने का भी काम करता है, जो कि तुम्हारी लाइफ को भी बचाने में मदद आएगा, वो भी मुश्किल समय में। और उसको इनाम देकर अब बाकी लोगों को वो हमारे मास्टर कहते हैं कि देखा कि इस सेक्ट में जैसे रूल्स है तो वैसे ही तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। अच्छे काम के बदले इनाम और बुरे काम के बदले पनिशमेंट। हमारा नया युआन येंग, इसने अच्छा काम किया था तो इसको 5 पिल मिल रहे हैं। मतलब कि अगर ये खाता है तो स्ट्रेंथ के साथ साथ ये 50 सालों तक और भी जी पाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ इसने युआन येंग के लिए नहीं, बल्कि जितने भी तुम लोग यहाँ पर इस सारी चीजों को विटनेस कर रहे हो, तो अगर अच्छा काम करते हो तो तुम्हें भी अच्छे से अच्छा इनाम दिया जाएगा। और हो सके तो इस नए युआन येंग से भी बढ़कर इनाम तुम्हें दिया जाएगा। तो खूब मेहनत करना, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। उस एलिक्सर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो एलिक्सर है तो ये ह्यूमंस को रिफाइन करके बनाया गया है। तो उसे डिसाइपल ली, जिसको मास्टर ने मटके में डालकर उसका सिरप बना दिया था, तो वो याद आ जाती है कि उसको भी रिफाइन करके हो सकता है इस पिल में उनके कुछ आश्चर्य पड़े हो। तो यही बात इस पिल की बहुत ज्यादा खौफनाक होती है। अब मुरीम वर्ल्ड की स्टोरी को पूरा करने के बाद जब वो दोबारा अपने रियल वर्ल्ड में आया तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो जो चीजें उसे वहाँ पर मिली थी तो वो सारी की सारी चीजें वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में लेकर आ गया है। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगला स्टेप ये चेक करना है कि जो वो चीजें वहाँ से लेकर आया है तो क्या वो रियल है या फेक। इसलिए वो जेड पेंडेंट जो है उसको चेक करेगा और उस गोल्ड ब्रेसलेट को भी, जिसके दाम से ही वो पता लगा लेगा कि क्या खतरा मोल लेना अच्छा भी है या नहीं, या फिर सिर्फ फेक चीजों के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मगर जितना उसे पता है तो जेड पेंडेंट और वो जो गोल्ड का काड़ा है तो वो रियल है, और अगर वो रियल निकलता है तो इसका मतलब जो ये एलिक्सर है तो इसका इफेक्ट जिस तरह के मास्टर ने बताया तो वो भी रियल होगा। एक चीज कंफर्म हो जाए तो बाकी खुद ब खुद हो जाएगी। और अभी के लिए वो सोचने लगा कि अब जब कि मैं इतना सोच रहा हूँ तो इसमें से किसी एक को ट्राई ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि ये वैसे भी मेरे
अंधेरे हैं। मगर जैसे ही वो उसे ट्राई करने वाला था तो धड़ाम से साइड से दरवाजा खुला और ये नीना थी जो कि गुस्से में वैंग को आवाज लगाती है। वो इस बात को लेकर गुस्सा थी क्योंकि एमसी ने उसे कॉल किया था कि कुछ अर्जेंट है और वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसने क्लासेस को भी स्किप कर लिया। गार्ड उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था तो उसे दीवार के उस पार कूदना पड़ा। इतने सारे मुश्किल काम करने के बाद अगर उसकी ये बातें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं हुई तो वो खुद उसे कूटेगी और अगर ये पिछली बार की तरह कोई प्रैंक हुआ तो वो सीरियसली इस बार उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। एमसी पहले तो इधर उधर देखता है और बाद में दरवाजा और खिड़की के पर्दों से कमरे को बंद कर देता है, जिसको देख हमारी जो नीना है वो बहुत ज्यादा शर्मा गई और वो वैंग से बोली, वो भी बहुत ज्यादा शर्माते हुए कि कर्टन्स और दरवाजे को बंद करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, तुम क्या करने की सोच रहे हो और वो हमको सुन भी सकते हैं, नर्स अभी भी हमको सुन रही होगी। वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी और जो वो बोली कि नर्स उन्हें देख रही है तो वो स्पीकर के थ्रू हंस रही थी, जिस पर नर्स उन्हें चिढ़ाती हुई कि चलो अब तुम्हें हम नहीं सुन सकते यार, जो करना है जल्दी जल्दी करो। वो नीना के सामने शायद उस जेड पेंडेंट को ले जाता है मगर नर्स को बोलकर कि हमें परेशान करना बंद कर दीजिए, क्या आपको प्राइवेसी का पता नहीं कि पर्सनल प्राइवेसी क्या होती है? हम पर अटेंशन देने से अच्छा आप अपने काम पर दे जिसमें आप सबसे पीछे जा रही हैं। तो वो जेड पेंडेंट ही था जिसे देख नीना बोली कि ये आखिर क्या है, जिसके रिस्पॉन्स में एमसी बोला कुछ भी मत बोलना, बस अपना कान इधर लाओ और जो मैं बता रहा हूँ तो रिएक्ट मत करना, जस्ट सुनना। तो वो सारी बातें नीना को बता देता है और जब कुछ दिनों के बाद सीन आता है तो एमसी अपने मन ही मन बोला कि इवन उसके पेरेंट्स जो है वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे। उन सब लोगों को लगता है कि वो क्रेजी है मगर सिर्फ नीना ही मेरी एक ओनली सेवियर है जो कि मेरी बात पर यकीन करेगी और वही है जो कि मुझ जैसे पागल बंदे की भी बात सुनने को तैयार है। और वो उम्मीद लगाता है कि नीना उसकी बात को जरूर सुनेगी भी और उस पर यकीन भी करेगी। इतनी एक्सपेक्टेशन एमसी को अपने नीना से थी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी स्पीकर को जिससे वही नर्स दोबारा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बोल रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए दोबारा आई है, जिस पर वैंग बहुत ज्यादा खुश हुआ और मालूम होता है कि वो उसी का ही इंतजार कर रहा था और गर्लफ्रेंड से नर्स का मतलब नीना ही थी। वो मुस्कुराते हुए जैसे ही दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है तो हम पैनल में देखते हैं 3 गार्ड्स को जो कि वैंग की ओर ही बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो वैंग से ही मिलने के लिए ही जा रहे हैं, मगर वो इतनी तेजी से वैंग के सामने से गुजर जाते हैं जैसे कि कोई हवा का झोंका। अब उस गार्ड का नाम जाओ होता है, जिससे वैंग पूछा कि मास्टर जाओ यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या? क्योंकि देखने से लग रहा है कि कुछ इमरजेंसी है इसलिए आप इतनी तेजी से जा रहे हो। जिस पर जाओ वैंग को देखकर बोले, हाँ एक इमरजेंसी तो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने डोर को तुम जितनी जल्दी हो सके तो बंद करो और बाहर तो बिल्कुल भी कैजुअली मत आना जब तक ये मामला थम ना जाए। वो बड़ी ही सीरियस अंदाज में बोला, वो भी टोपी को पकड़ते हुए, मगर बाद में ये कहकर कि अगर तुम ओल्ड लियू को अगर देख लेते हो तो बिना टाइम को वेस्ट किए मुझे इमीडिएटली बता देना, रिपोर्ट कर देना, ओके? अच्छा तो जो इमरजेंसी थी तो वो एक ओल्ड लियो नामी एक बंदा था जो कि हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ छिप रहा है, वो भी इन गार्ड से, और उसके पास एक अजीब तरह की मेडिसिन है जिसको वो यहाँ वहाँ गार्ड से चिपकर लोगों को दे रहा है। इसी चीज को लेकर वो उस ओल्ड लियो को पकड़ना चाहते हैं और अब जबकि उसने वैंग को भी बता दिया कि अगर वो ओल्ड लियो को देख लेता है तो उसका काम बनता है कि वो फौरन इस बात की रिपोर्ट उस तक पहुँचाए। इसके लिए एमसी बिना झिझकते हुए ओके बोल देता है कि ठीक है, वो समझ गया। ये ओल्ड मैन लियो कौन है? तो हमारे वैंग से पता चला कि ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको क्रिटिकल कार्ड वार्ड में रखा जाता है, मगर वो वहाँ से बाहर कैसे निकला? क्योंकि उस जगह के बारे में वैंग से पता चलता है कि वो इतनी खतरनाक है कि वहाँ से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है, जंजीरों से बांधा जाता है, फरार होने का कोई चांस भी नहीं बनता, तो ये आखिर कैसे मुमकिन है? मगर खैर वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करेगा क्योंकि ये उसका काम नहीं है, क्योंकि उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम नीना से मिलना है। वैंग हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और नीना से बैक एली में बात कर रहा था जिसमें जितने चीजें वो अपने इल्यूजन वाले वर्ल्ड से नीना के लिए लेकर आया था तो वो सारी चीजें नीना को दे दी थी ताकि वो इसका पता लगाए कि क्या वो रियल है भी या नहीं। जिसके जवाब में अब नीना बोली कि जो चीजें वैंग ने दी थी और जैसा उसने बताया था वो भी उस जेड पेंडेंट और उस गोल्ड ब्रेसलेट के लिए जो कि एमसी से ही उसे मिला था। वो जेड पेंडेंट दरअसल एक ऑथेंटिक एंटीक है और अगर उसकी वैल्यू की बात की जाए तो 4 लाख वॉन है, मतलब कि अमेरिकन डॉलर्स में कुछ $55,000 इतने दाम में वो बिक सकता है। ये बात सुनकर एमसी अपने सिर को पकड़कर बोला, तो मैं ठीक था, मुझे पता था कि मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन लोग मुझे ही दोष देते आ रहे थे। खैर ये जानकर काफी अच्छा लगा कि मैं पागल नहीं हूँ। एमसी की उसी क्रीपी साइड को दोबारा देखते हैं जो कि एकदम पागलों की तरह वो एक्ट करता है। वो नीना को जब उठाता है वो भी इस खुशी में कि वो पागल नहीं, तो हम देखते हैं कि नीना उसी व्हाइट बालों वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो कि सिर्फ वैंग ही देख पा रहा है, या फिर वो नोटिस ही नहीं कर पाता, वो भी उसे उठाते
देखते वक्त। मगर मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ, क्या नीना वही व्हाइट बालों वाली लड़की हो सकती है? कमेंट में जरूर बताना। और अब ये कंफर्म करवाने के बाद MC नीना से रास्ते में बोलता है कि मेरी ये जो एबिलिटी है बड़ी ही कमाल की है, और वो अब चाहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक ही ना हो। ये इल्यूजन जो उसे देखने को मिल रहे हैं, वो चाहता है कि वो बाहर ही ना निकले इनसे। और वो हंसते हुए नीना से बोलता है, नीना क्या आप रेडी हैं एक यंग रिच इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? जिस पर नीना उसे पंच देती हुई कि क्या लिटिल रिच की बात कर रहे हो बुद्धू कहीं के, बकवास करना बंद करो। जिसके रिस्पॉन्स में हमारा MC सिर्फ आउच ही बोलता है। मगर एक लंबी सी सांस लेती हुई नीना ये भी बोली कि उसको वैंग का पैसा नहीं चाहिए, पैसे से ज्यादा उसे वैंग की हेल्थ की फिक्र हो रही है कि इस तरह की एबिलिटी उसकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। और वो वैंग से बोली कि मुझसे वादा करो कि तुम इसे ट्रीट करना नहीं छोड़ोगे, वो भी सिर्फ पैसों के लालच के लिए, और अपने मेडिसिन उसी तरह ही खाओगे जैसे कि पहले तुम इसे क्योर करने के लिए खाते थे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी उसकी मदद नहीं करेगी। जो कि सुन हमारा MC बोला, ठीक है मैं वादा करता हूँ और शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। और तभी पीछे वही ओल्ड मैन लियो आ जाता है, जो कि नीना को वैंग के सामने ही ले जाता है। और वैंग रिएक्ट करने में देर कर देता है। आप लोगों को ये मंजर देखकर कुछ याद आया? कमेंट में जरूर बताना, ओके ना? ये सीन आपने पहले भी देखा होगा। ओल्ड मैन लियो ने नीना को पकड़ा हुआ था। MC उसे देख बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसे कहने लगा कि इसे छोड़ दो, वो उसकी दोस्त है, उसे छोड़ दो जल्द से जल्द। और अभी के अभी वो उसकी ओर भागता है, मगर कोई चीज ओल्ड मैन लियो उसकी ओर फेंक देता है, जो कि उसके माथे पर सीधा जाकर लगता है और उससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और वो खून निकलने की वजह से अपना बैलेंस खो दिया और वो गिर गया। और बस बेबस की तरह उस ओल्ड मैन लियो की ओर देखकर बस यही अपने साथ मम्बलिंग कर रहा था। दोबारा MC स्टैंड नहीं लगने वाला मेरे दोस्त। तो वो बस उसे रुकने का ही बार बार कह रहा था। उसी मोमेंट में MC को उस मास्टर की दी हुई पिल की याद आ जाती है, जिसको खाने के बाद उसे एनर्जी भी मिलेगी और साथ में 10 सालों तक वो और भी जी पाएगा। और उस स्ट्रेंथ से, जो कि उस पिल को खाने के बाद वो उस स्ट्रेंथ से अपनी जान भी बचा सकता है। मगर इतने क्रिटिकल स्टेट में भी नीना को अपनी नहीं बल्कि वैंग की पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके माथे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। वो रोते हुए पूछी कि क्या वैंग तुम ठीक हो? तो हम नीना के आंख के रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि MC ने उस पिल को खा लिया था और उसकी बॉडी से मानो शोले भड़क रहे थे। वो पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से गायब हुआ और उस ओल्ड मैन लियो के पास आकर उसे उसके चेहरे से पकड़कर नीना से दूर करता है और इतने जमीन पर जोर से मारता है कि उसका चेहरा ही कुचल देता है। और वो बड़े ही गुस्से से बोला, बूढ़े खुसट, मैंने कहा ना कि रुक जा, क्या तुमको एक बारी में समझ में नहीं आता क्या? लेकिन खैर अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन ही बचाएगा। और अब हम देखते हैं अपने MC को, जिसको डॉक्टर ने उसी क्रिटिकल रूम में बंद किया हुआ था, वो भी जंजीरों की मदद से, जहाँ पर अभी फिलहाल के लिए वो चिल्ला रहा था कि उसे यहाँ पर क्यों बांधा गया है। उसने कुछ करा भी नहीं, जस्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए उस ओल्ड मैन लियो पर उसने अटैक किया था। क्या डिफेंस के लिए भी कोई इंसान अपनी अटैकर को मजा नहीं चखा सकता क्या? इसी अल्फाजों से वो पूरा का पूरा रूम शोर से भर देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, जैसे देख MC ये बोलता है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में उसकी दोस्त को भी, जो कि उसके पास मिलने के लिए आई थी, तो अगर उसने ओल्ड मैन लियो पर अटैक किया है तो वो दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए उसने करा है। और एडिशनली ये भी बताता है कि अगर पहला अटैक किसी ने किया है और किसी को इस रूम में होना चाहिए तो वो ना उसको बल्कि उस ओल्ड मैन लियो को, क्योंकि पहला अटैक करने वाला वही था। अगर वो ना करता तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी ना करता। मगर बात यहाँ पर बदला लेने की नहीं थी और वो लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वन साइडेड फाइट थी। और सबसे बड़ी बात जो कि डॉक्टर को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर वैंग ने उसको इतनी चोट पहुंचाई कैसे, वो ये कैसे कर पाया? या वो डॉक्टर से कुछ छिपा रहा है, या वो इतना गिर गया है कि डॉक्टर को अभी सच नहीं बता सकता। मगर अगर वो नहीं बता रहा तो पेशेंट उसके पास है, उसको इतनी चोटें लगी है, तो इस वजह से वो पूछ रहा था कि उसको इतना हर्ट करने की सलाहियत उसे कहाँ से मिली, क्योंकि ये कुछ ऐसे सीन है जो कि हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता, खास करके तो इसी बैकअप के बिना। डॉक्टर के पूछने पर वैंग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो अब इस सवाल का जवाब कैसे दे, क्योंकि वो तो नहीं देना चाहता और डॉक्टर को अब तक वो जो सब कुछ बता रहा था तो उसमें से ये बात वो उससे छुपाता है। तो जब डॉक्टर ये नोटिस करता है कि वैंग हिचकिचा रहा है तो उसे समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो कि वैंग बताना नहीं चाहता। और वो वैंग से बड़ी ही भारी आवाज में बोला कि वो झूठ बोलने से पहले सोच भी ले, ओके, आंसर देने से पहले केयरफुली इस बात को सुन ले कि उसे बहुत ज्यादा नफरत है वो भी उन पेशेंट से जो कि उनको पूरी बात बताते नहीं, और अपने उन्हीं डॉक्टर से वो झूठ बोलते हैं जो कि उनकी जान बचाने में अपना पूरा टाइम लगाते हैं। तो अगर वैंग यहाँ पर झूठ बोलता
बोलता है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना होगा। मगर एमसी जिसको अब तक ये बात सता रही थी, जो कि वो जब अपने दिली दिल बोला तो तब हमें समझ में आया कि वो अब इस मामले में क्या करे, वो डॉक्टर को क्या जवाब दे। मगर वो अपने एलेक्सर के बारे में जिससे उससे ताकत मिली है तो उसका वो डॉक्टर को नहीं बताना चाहते। तो कुछ न सूझने पर वो अपनी आंखें बंद करने का इरादा कर लेता है, जिससे वो रियलिटी से हटकर अपने इल्यूजन वाले वर्ल्ड में चला जाएगा। वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करता जा रहा था और डॉक्टर वैंग को देखकर उसे कंडीशन पूछ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, वो आंखें क्यों बंद कर रहा है। मगर एमसी को डॉक्टर की खक भी फर्क नहीं पड़ी, क्योंकि उसे तो बस इन बातों से छुटकारा पाना है जो कि डॉक्टर पूछ रहा है। इस वजह से वो जवाब नहीं देता और व्हाटएवर बोलकर वो रियलिटी से हटकर अपने इल्यूजन वर्ल्ड में आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो अपना हाथ उठाया और एक मुट्ठी बनाकर बोला, हाँ अब ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। और उस मामले से बचने के लिए यही आखिरकार एक सोल्यूशन उसके दिमाग में आया, वरना तो वो इतने सवाल पूछे जा रहे थे कि जवाब देने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़े श्राइन को, जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द वहाँ के पूरे मास्टर्स बैठे हुए थे और रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। वो भी कंटिन्यूसली अपने चैंटिंग्स को पढ़ते हुए। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी था जो कि उस जगह का मास्टर है। वो एमसी को उसके दिए हुए नाम जो कि युआन यांग था तो उससे बुलाता है। तो वो उस बड़े से स्टैचू को बताने लगा कि आज उसको सर्व करने के लिए वो एक नया सब्जेक्ट लाया है, जो कि आज के बाद फेंग टेम्पल को सर्व करेगा। उसको समझने में बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज आप इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। मगर अब ये नहीं कि मास्टर उसको अपने बलबूते पर छोड़ देंगे ताकि वो सब कुछ खुद ही सीख ले, बल्कि वहाँ पर उसका एक सीनियर भी होता है, जिसको मास्टर ये कहकर कि अब जबकि तुम इसके सीनियर हो और ये तुम्हारा जूनियर है तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने जूनियर को फेंग टेम्पल के रिचुअल के बारे में तुम सब कुछ सिखाओ। जिस पर वो थैंक यू बोलता है कि हाँ जरूर, काम सौंपने के लिए वो मास्टर के ऑर्डर का ही वेट कर रहा था। तो मास्टर बाद में ये बोलकर कि अब जाने का समय आ गया है क्योंकि 9 बज चुके हैं और अब और कुछ करने के लिए बचा नहीं, अब चलते हैं डाइनिंग हॉल, वहाँ पर हमें डिनर करना है, जिसके बाद हम सोएंगे। मगर अजीब बात ये थी कि मास्टर के बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था जो कि मूर्ति के बजाय हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर ही देख रहा था, वो भी उसे बड़े ही तिरछी नजरों से, जैसे कि वो कुछ एमसी के बारे में जानता है जो कि और कोई नहीं जानता। जो कि देख एमसी दिल ही दिल बोला कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरी ओर क्यों देख रहा है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट भी समझ नहीं पाया कि आखिर कुछ और माजरा भी हो सकता है, अगर जस्ट फिलहाल के लिए उसके दिमाग में यही बात आई, शायद उसके चेहरे या फिर कपड़े गंदे होने की वजह से या फिर फेंग टेम्पल में एक नया चेहरा देखने के लिए इसके रिएक्शन इतने बदलने पर मजबूर हुए। जब प्रोटैगनिस्ट अपने सीनियर के साथ नीचे सीढ़ियों से आ रहा था तो उस बंदे का इंप्रेशन एमसी पर काफी गहरा हुआ है, इसलिए वो अपने सीनियर से उस बंदे के बारे में पूछता है जो कि उसे घूर रहा था और मास्टर के बाजू बैठा हुआ था। तो सीनियर से वैंग को पता चला कि उस बंदे का नाम सीनियर ब्रदर जी हैंग है जो कि मास्टर के बाजू बैठा हुआ था। जब से एक और ब्रदर जिसका नाम जी हैंग खान था तो उसने मास्टर और उसके सेक्ट को धोखा दिया है, तो तब से जी हैंग मास्टर के एक लौते इनर डिसाइपल है, जो कि उनका वो एक हर एक काम करता है, चाहे वो घिनौना हो या फिर ठीक। बस यही एक वाहिद ऐसा इनर डिसाइपल है जिस पर मास्टर ट्रस्ट करते हैं। और ये जो सीनियर है तो ये भी एक ऑफिशियल डिसाइपल है, बिल्कुल हमारे वैंग की तरह। मगर हमारे ये सीनियर वैंग को ये बताता है कि चाहे तुम जितनी भी गलतियां करो लेकिन ये एक गलती मत करना, ये टेम्पल में हर एक को तुमने रिस्पेक्ट देनी है, ये गलती की तो मास्टर तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालेंगे। वो अच्छे भी हैं लेकिन रिस्पेक्ट के मामले में उनसे बदतर और कोई भी नहीं हो सकता। वैंग अपने सीनियर से बोला कि वो अभी अभी अपने मास्टर का डिसाइपल बना है, तो इसलिए वो सीनियर को थैंक यू बोलता है, वो उसे सब कुछ बताने के लिए जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा, और एडिशनली उसे और कुछ भी जानना है, वो भी उन सब कामों पर जो कि उससे पहले यहाँ पर इनर डिसाइपल और ऑफिशियल डिसाइपल करते आ रहे हैं। सीनियर ब्रदर वैंग को ये बताते हुए इस बात को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मास्टर ने तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइपल तो मान लिया है, मगर उसने तुम्हें सप्लाई रूम का इंचार्ज बनाया है, वो भी उसको मैनेज करने के लिए। इसलिए अगर तुम एक डिसाइपल हो तो अब भी तुम्हारा और मास्टर का इतना गहरा कनेक्शन नहीं बना। फिलहाल के लिए एक ऑफिशियल डिसाइपल होने के नाते उसे मैनेज करने के लिए जस्ट एक रूम दिया गया है, तो उनका ऑफिशियली डिसाइपल बनने के लिए उसके लिए बहुत मेहनत बची है, क्योंकि मास्टर अपने डिसाइपल को वेज ऑफ इमोर्टैलिटी भी सिखाते हैं, जो कि अभी के लिए वो वैंग को तो नहीं सिखाना चाहते। वेज ऑफ इमोर्टैलिटी का सुनकर एमसी बड़ा ही क्यूरियस हुआ और वो अपने सीनियर से पूछने लगा कि क्या जो उन्होंने बात की है तो क्या वो सच है कि मास्टर उसको वेज ऑफ इमोर्टैलिटी सिखाएंगे। तो रिस्पॉन्स में वैंग को हाँ सुनने को मिलता है, मगर इसमें एक ट्विस्ट है कि वो सिर्फ इनर डिसाइपल जैसे जी हैंग को ही मास्टर सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन पर ही उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। तो अभी के लिए तो वो इस मोर्टेलिटी को सीखने के बारे में भूल ही जाए, क्योंकि जैसा सीनियर ब्रदर ने कहा तो बहुत टाइम लग सकता है। मगर तब भी एमसी अपने दिल ही दिल बोला कि एक इमोर्टल बनना, वो भी इस जगह पर, ये सबसे बहुत अच्छी चीज है, वो भी सीखने के लिए, तो वो जरूर इसे सीखेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने मास्टर
उसके गंदे तलवे भी चाटने क्यों ना पड़े, उसे और लड़ना होगा और पैसे कलेक्ट करना होगा जिसको वो अपने साथ बाहर ले जा सके। तभी सीन शिफ्ट हुआ और फेंग टेम्पल के एल्केमी रूम में आया, जहाँ पर मास्टर अपनी पावर की मदद से उन पिल्स को तैयार कर रहे थे, वो भी अपने बड़े से मटके में। और बहुत सारे लोग इस सारे सिनेरियो को विटनेस कर रहे थे। रिजल्ट में वो बहुत कुछ बनाते हैं जिससे मास्टर खुश हो जाते हैं। और ये देखने के बाद एमसी अपने दिल ही दिल ये बोला, मैं सिर्फ यहाँ पर पैसों को लेकर सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर उससे तो बहुत बड़े खजाने हैं। अगर ये वो अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जाता है तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी। वो बहुत कम सोच रहा था अपनी इस एबिलिटी को लेकर, वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी इस एबिलिटी की मदद से। तभी मास्टर वैंग का नेम ले लेते हैं, जिसके लिए उनके पास एक ऑलरेडी जॉब पड़ी हुई है और ये उसका फर्स्ट टास्क होने वाला है। एमसी उनके इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मास्टर का दिल जीतने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो मास्टर उससे ये बोले कि जैसे कि तुम्हें सप्लायर रूम का इंचार्ज बनाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और वहाँ पर तुम एक हर्बल प्राइमेयर लेकर आओ, जिसको तुम मिया के नाम से जानते हो। उसका पूरा नाम बाइलिंग मियाओ होता है। अब ये कौन है तो ये तो आगे ही पता चलेगा। अब मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि जिस बाइलिंग मियाओ की वो बात कर रहे हैं तो वो दरअसल वही व्हाइट बालों वाली लड़की है, जो कि देख अब एमसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसे ये काम करना चाहिए भी या नहीं। उसे ज्यादा सोचते हुए देख मास्टर गुस्से में ये कंफर्म करवाते हैं कि क्या उसको उसकी बात समझ में आई या नहीं। तो उसके साथ अब यहाँ से बच निकलने का और चारा नहीं था, तो वो अपने वर्ल्ड जाने का ठान लेता है और आंखें बंद करके वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। यहाँ पर जो ही उसकी आंखें खुल रही थी तो उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई दी, और अगले ही पल डॉक्टर के साथ उसकी मदर भी वहाँ पर मौजूद थी। अपने बेटे के सिर पर पट्टी को देखती हुई उसकी माँ बोली कि तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। इस पर वैंग ये कंफर्म करवाता है कि उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दर्द नहीं हो रहा। मगर जिस तरह उसके बेटे की हालत थी, वो इतना ज्यादा पतला हो गया था, तो वो उसके लिए कुछ खाने को भी लाई है, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल में इसको अच्छे से खाना नहीं दिया जा रहा। वो अपने बेटे की फेवरेट कैंडी भी लेकर आई है, जिसको वो अपने हाथों से खिला रही थी। मगर एमसी को इस बात की टेंशन हो रही, क्योंकि वो अपनी मदर को जानता है कि वो इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं देगी। इसलिए वो ये बोला कि उस बात को जल्दी से निपटा कर वो यहाँ पर उसके साथ मिलने के लिए आए। वो रियरली ही विजिट करती है, तो इस वजह से वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। उसकी माँ समझ गई और कहती है कि ठीक है। वो उठ गया तो ये अच्छी बात हुई, वरना तो वो उन लोगों की सही मरम्मत करती अगर डॉक्टर से वहाँ पर ले जाते, क्योंकि उस ओल्ड मैन लियो की फैमिली वहाँ पर उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि वो वैंग की मदर से मिलना चाहती है। अब जाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की मदर को मिसेस सन बुलाती हुई कि ओल्ड मैन लियो की फैमिली आपका कब से वेट कर रही है, तो चलो चलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो कि अपने बेटे को बताना वो जरूरी समझ रही थी। तो एमसी समझ गया कि यहाँ पर उसकी मदर उनकी खूब मरम्मत करने वाली है। वो बताने लगा कि उसने भी फाइट बैक की, तो ये सारा का सारा स्टोरी डॉक्टर ऑलरेडी ही बता चुका है और वो फिक्र ना करे, उसकी मदर यहाँ से सब कुछ हैंडल कर देगी। और अब वो जा रही है तो डॉक्टर जैसा उसे बता रहे हैं तो उसको वैसा ही करना होगा। ओके। जाते हुए वो दोबारा अपनी मदर को आवाज लगाता है, लेकिन मदर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी तो शामत आ गई। और एमसी समझ गया कि उसकी मदर उन लोगों को खूब डांटने वाली है। अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा जाने लगी, और अब इसका मतलब कि वो दोबारा ड्रीम वर्ल्ड में जा रहा है। लेकिन ये वो खुद नहीं, बल्कि क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से वो खुद ब खुद जा रहा है। डॉक्टर और मदर को उठते ही अपने आंखों के सामने देखकर एमसी इस बारे में भी भूल गया कि उसको मुरीम वर्ल्ड के प्लॉट ट्विस्ट को हैंडल करने के लिए एक प्लान भी चाहिए था, लेकिन वो तो सारा मदर को समझाने में ही चला गया। सोचने के पास उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं था। और तभी जब मुरीम वर्ल्ड में वो पहुंच गया और उसकी आंखें खुली तो मास्टर अब तक खड़े हुए थे, जो कि बोल रहे थे, बहुत खूब, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं उठने वाले तो तुम्हें सिरप के तौर पर इस्तेमाल करता। मास्टर को कंफर्म करवाने के लिए कि डिसाइपल उठ चुका है, तो एमसी उठते हुए अपने दिल ही दिल ये बोला कि उम्मीद करता हूँ कि मेरे उठने के बाद वो जो मैटर था, वो भी बाइलिंग मियाओ को लाने का, वो सॉर्ट आउट हो चुका होगा। मगर मास्टर तो एमसी को उसके मुंह से पकड़कर कुछ जबरदस्ती खिलाना चाहते थे, एक ऐसी घिनौनी चीज जिसका एमसी को कोई भी इल्म नहीं था। जबरदस्ती वो चीज उसके मुंह में ठूस देता है। वो इतनी घिनौनी चीज थी कि एमसी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बंदा क्या पागलों वाली चीज उसे खिला रहा है। वो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स लग रहे थे, और यही ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, अगर आप लोगों को याद हो तो मास्टर ने उन घुसपैठियों को जो कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में थे, तो उनको जब उन्होंने खड्डे में डाला तो बाद में एक पर्सन को इसी टेंटिकल्स की मदद से चीर फाड़ दिया। मास्टर अपने डिसाइपल को यही बोलता जा रहा था, बहुत खूब, इसी तरह अपना मुंह खोलो। अगर तुम ब्लैक ताइस्यू को अंदर नहीं जाने दोगे तो ये काम कैसे करेगा? अच्छा, तो इन अजीब से टेंटिकल्स का नाम ब्लैक ताइस्यू ही होता है, जिसका हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा एंड बाय।